अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच गया है। सीज फायर के बाद जिस संघर्ष को थमता हुआ माना जा रहा था, अब वही टकराव एक बार फिर से तेज हो रहा है। अमेरिकी सेना ने लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका की ओर से की गई एक स्ट्राइक के साथ ही ईरानी बंदरगाहों को समुद्री नाकेबंदी जो है वो उनकी शुरू हो गई है। अमेरिका का यह कहना है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने और उससे बातचीत की मेज पर लाने के लिए कार्रवाई हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार रात के बाद भी हमले किए जाएंगे और अगर समझौता नहीं हुआ तो आने वाले समय में ईरान के बिजली घरों और पुलों को भी साफ तौर पर निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी तब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाता। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर जमीनी सैन्य अभियान पर भी विचार किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों की मदद ले सकता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% कर लगाने का अपना निर्णय फिलहाल वापस ले लिया। बताया गया है कि मध्य पूर्व के नेताओं से बातचीत के बाद ये जो निर्णय है उसको फिलहाल वापस लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीजफायर के बाद अमेरिका और ईरान के फिर आमने सामने आने की क्या वजह है। पहला बड़ा कारण यह हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की करीब 20% कच्चे तेल की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका ये चाहता है कि यहां जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक जारी रहे, जबकि ईरान इसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा विषय मानता है। दूसरा मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर सख्त रोक लगा दे, जबकि ईरान इससे अपना अधिकार बताता है। तीसरा विवाद आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर है। ईरान चाहता है कि पहले अमेरिका प्रतिबंध हटाए जाए। वहीं अमेरिका का यह कहना है कि प्रतिबंध तभी हटेंगे जब ईरान तय शर्तों को पूरा करेगा। और चौथा चरण जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि उस पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव बड़े संघर्ष में बदलेगा? क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा? ये तमाम सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम यही जानेंगे कि आखिरकार इस लड़ाई का हल किस तरीके से निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका लगातार हमलों की चेतावनी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ट्रंप साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे। अगर ईरान सभी शर्तों को मानता है तो जाकर ये हमले रुक सकते हैं और समझौता हो सकता है, लेकिन ईरान ऐसी कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। वो सभी चीजों पर अपना हक बता रहा है। वो ये कह रहा है कि परमाणु हथियार बनाना हमारा अधिकार है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारी संप्रभुता है, तो हम वहां से कैसे पीछे हट जाएं। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानेंगे यही कि आखिरकार होर्मुज में जो आग लगी हुई है उसको किस तरीके से शांत किया जाएगा और अमेरिका जो हमले लगातार कर रहा है वो रुकेंगे या आने वाले समय में ये परेशानी और बड़ी होती हुई नजर आएगी। दोनों खास मेहमानों को लाइए एक बार स्क्रीन पर। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब है। सहगल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले सहगल जी आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, अमेरिका साफ तौर पर बार बार चेतावनी दे रहा है कि हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। फिलहाल जो उसने एक तरीके से 20% कर लगाया था उसका जो निर्णय था वो जरूर वापस ले लिया गया है, लेकिन हमलों की चेतावनी साफ तौर पर दे दी है। अब आने वाले समय में आप क्या समझ रहे हैं कि स्थिति क्या बन सकती है, क्योंकि ईरान पीछे हट नहीं रहा, ट्रंप पीछे हटेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? सहगल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। हेलो जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखो, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका साफ तौर पे चाहता है कि ईरान किसी प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसका कंट्रोल ना रहे। अनफॉर्चुनेटली जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज कर लिया है। तो साफ तौर पे जानता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की से सिक्योरिटी बढ़ेगी, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी और जितना बड़े पैमाने पर उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ हद तक रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो पैसा काम आ सकता है। लेकिन अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक इंटरनेशनल वाटरवे है और इसमें कंप्लीट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, बिल्कुल उसी माफी जिस माफी पहले थी। और ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने आए दिन कभी एक जहाज के ऊपर, कभी दो जहाज के ऊपर, कभी तीन जहाजों के ऊपर हमला किया। एक कल जो परसों एक हमला हुआ जिसमें हिंदुस्तान के 20 सी फेयरर्स थे, जिसमें से एक की मृत्यु भी हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल भी हुए। हिंदुस्तान ने उनका डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जो है दिल्ली में, उनके अमेरिकन ईरान के एम्बेसडर उनके साथ में विरोध
प्रकट किया है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक है, अमेरिका ने बड़े शहरों के ऊपर हमला किया है, उसके कोस्टल ठिकानों के ऊपर हमला किया है, उसके रडार के ऊपर, मिसाइल्स के लॉन्चर्स के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, और उसके जितने भी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर हमला किया है। और साथ साथ कह रहा है कि अगर ईरान डील नहीं करता और इसी माफी की कार्रवाई करता रहता है तो अगली बार अगले हफ्ते इससे भी भयानक हमले होंगे। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं उनका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करेगा। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका साफ तौर पे इशारा है कि उनके जितने भी पुल हैं जिससे लॉजिस्टिक सस्टेनेंस जो है, लॉजिस्टिक मेंटेनेंस जो है विद इन द कंट्री एज वेल एज सपोर्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस वगैरह जो है IRGC, वो काफी ज्यादा नुकसान बैक आ जाएगा। और साथ साथ उनके कह रहे हैं कि उनके जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी हमला करेगा, जैसे जिससे कि देश पूरा के अधिकार में हो जाएगा। वास्तव में ये वॉर क्राइम कहलाता है, बिकॉज सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इजाजत नहीं दी एज पर जिनेवा कन्वेंशन, बट कहा जाता है कि इन वॉर ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, अमेरिका इस माफी करेगा। तो साफ तौर पे कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान जो है जल्द से, साथ ही साथ जो है ईरान और अमेरिका दोनों जानते हैं कि लंबा युद्ध जो है उनके लिए भी नुकसानदेही है और दुनिया के लिए भी बड़ा नुकसानदेही है। अमेरिका में इलेक्शन होनी है और डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, कोई डील चाहते हैं। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान साफ तौर पर जानता है कि ईरान का बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है और उसको कम से कम 10 साल लग जाएंगे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्रिएट करने के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके लोगों की बहुत गिरती जा रही है। कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है ईरान की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, सुरेंद्र स्वामी जी भी लगातार बने हैं। सुरेंद्र जी, क्योंकि अब देखिए धमकी पहले मिल रही थी लेकिन अब तो हमले साफ तौर पर हो रहे हैं। ट्रंप साफ कर गए हैं कि अगर ईरान हमारी शर्तें नहीं मानेगा तो हम हमले जारी रखेंगे, और ईरान का यह कहना है कि हम ऐसी शर्त मानेंगे नहीं। तो अब समाधान कैसे निकलता नजर आएगा? नहीं, देखिए ना, जो MOU साइन हुआ था तो उसमें ये शर्त थी जो उसने मानी, समझौते किए। उस समय US ने सोचा था कि अगर ये हमारी एटॉमिक बम की जो है बात उसको मान लेता है नहीं बनाने के लिए और हॉर्मुज को खोल देता है, तो बाकी इश्यूज लेटरल इश्यूज थे कि उस पे से पाबंदियां हटा ली जाएंगी, उनका पैसा रिलीज हो जाएगा, उनके रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए वो MOU साइन हुआ। उसमें ये शर्त थी कि 60 डेज की विंडो थी उनको एटॉमिक अपना जो प्रोग्राम है उसको बंद करने के लिए, और हॉर्मुज के लिए वो एग्री हो गया था, तभी तो ये MOU हुआ। लेकिन उसने उस MOU को नहीं माना। ईरान को ये लगा कि ये तो ट्रंप तो दब गए हैं, ये तो हार गए हैं और अब तो कोई हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो ये था, तो इसलिए वो इशू दोबारा से ये इरप्ट हुआ। दूसरा ये था कि वहां जो ऐसा लग रहा है कि जो IRG है, अब उनकी वो खेमनी के बेटे हैं नहीं हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, मरे हैं, जिंदा हैं, उस बात का अभी वो पब्लिक के सामने आए नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन इतनी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि वो फिजिकली अब डिसेबल्ड है। तो IRG को ये लग रहा है कि अगर ऐसे हालात में हम सरेंडर करते हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप में MOU साइन किया है उस पर हम चलते हैं, तो कहीं हमारी ही, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम ही चले जाएं ईरान में से और वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए और रिलीजियस लीडरशिप का जो वहां पे रूल है वो खत्म हो जाए। उनकी कम से कम जो IRGC है वो खत्म होके मर्ज हो जाए आर्मी और पुलिस जहां जहां होनी है। तो ये भी एक इसमें लोगों का मानना है कि ये इसमें एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, जो दो बेसिक मांगे हैं, एक, ईरान के पास परमाणु बम की क्षमता नहीं होनी चाहिए, वो परमाणु, ये जो दो शर्तें हैं कि एक, हॉर्मुज को खोलना होगा और दूसरा, ईरान परमाणु बम वाला देश नहीं बन सकता, परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। तो जब तक ये दो मांगे ईरान नहीं मानेगा तब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा। और यही कारण है कि जब ईरान ने वापस MOU के बावजूद जो हॉर्मुज में से जहाज निकल रहे थे उन पे बमबारी शुरू की, तो इस MOU से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति अब फिर से आ गई है। अमेरिका ने उनकी नाकेबंदी कर दी है। अब ईरान के यहाँ से कोई तेल बिकेगा नहीं, कोई वहां से निकलेगा नहीं, और अब वो खुलकर लड़ने के लिए तैयार है हॉर्मुज में। और दूसरा, जो हॉर्मुज के सदर्न ईरान के साइड है, जो उनके हॉर्मुज वाला कोस्ट लाइन है,
उस पे उसने बमबारी शुरू कर दी और उनके वहां जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं, मैरीटाइम फैसिलिटीज हैं, जिनसे वो हॉर्मुज को रेगुलेट करता है, उन पर उसने बमबारी शुरू कर दी है। और अब अमेरिका का इंटेंशन ये है कि वो हॉर्मुज को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा, अमेरिका की डिक्लेयर कर देगा और वहां से इसका जो प्रभुत्व है ईरान का, उसको खत्म कर देगा। तो ये लड़ाई अब उस दिशा में घूम चुकी है, क्योंकि ईरान जो है वो हॉर्मुज को एक बार्गेन पॉइंट के रूप में यूज कर रहा था कि हम अमेरिका को जितना दबा सकते हैं हॉर्मुज को लेके दबा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर है। और यही कारण है कि उसने जो 20% फीस लगाई थी वो भी विड्रॉ कर ली, क्योंकि उससे पेट्रोलियम के दाम थोड़े बढ़ने लगे थे। तो उससे लोग नाराज होते हैं इंटरनेशनली कि भाई आप ईरान को तो मना करते हैं कि आप फ्री खोलिए और आप खुद पैसे ले रहे हैं। तो वो एक गलत डिसीजन था जो उन्होंने रोल बैक कर दिया है। और तो अब जो स्थिति बनी हुई है उसमें मुझे नहीं लगता है कि अब हॉर्मुज को कब्जा लेने के बाद ही अमेरिका आगे नेगोशिएट करेगा। और उसने एक और भी वार्निंग दे दिया है, जो बीच बीच में ट्रंप कहते रहे हैं कि हमें वहाँ के सिटीजन से कोई इशू नहीं है और इसलिए हम सिटीजन्स पे बमबारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि अगर ये एक हफ्ते भर में ये एमओयू साइन नहीं, ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं होता है, तो फिर हम जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ब्रिजेज हैं, उनकी वाटर सप्लाई है, उनकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पावर प्लांट्स हैं, तो उन पर वो बम्बार्डमेंट शुरू करेंगे। तो फिर वो एक तरह से उनके लोकल सिविलियंस का भी डैमेज होगा और उनके ऊपर एक प्रेशर बनेगा इसको करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि अभी इतनी जल्दी अभी ये मामला सुलझने वाला नहीं है, यानी कि अभी ये मामला और लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास सहगल जी। अब साफ तौर पर जैसे राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे लगातार बता रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि होमोर्ज को लेकर जिस तरीके से दबाव दिया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं और देशों से प्रेशर पड़ता था, अब इस प्रेशर को भी खत्म करने की एक कोशिश कर रहा है कि अमेरिका, क्योंकि लड़ाई होमोर्ज और परमाणु को लेकर ही है। अब एक तरीके से जो उसने टैक्स लगाया था वो वापस ले लिया, तो अब समाधान की तरफ चीजें तो नहीं जा रही हैं। ईरान के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, वो लड़ने को तैयार है, अमेरिका पल भर में इसको खत्म कर सकता है। तो अब किस तरीके से और देशों का इसमें जो रोल है वो महत्वपूर्ण रहेगा? देखो, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के लोग साफ तौर पे समझते हैं, आईआरजी साफ तौर पे समझते हैं कि वो लड़ाई को जीत रहे हैं। वास्तव में वो लड़ाई को नहीं जीत रहे। बहुत लाजमी है कि उनको समझ आ जाए कि वो लड़ाई नहीं जीत रहे और ये लड़ाई में ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। अमेरिका के अंदर जो जीसीसी कंट्रीज हैं, उनके अंदर उनके जो बेसेस हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। बर्बादी कहाँ हो रही है? मिडल ईस्ट के अंदर। और ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं हमेशा ही ईरान के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे में ईरान को साफ, दूसरा ईरान के अंदर वर्टिकल डिवीजन है। जो मॉडरेट्स हैं, जो उनके स्पीकर हैं, लोकसभा उनके सेनेट के स्पीकर हैं और जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वगैरह हैं, वो साफ तौर पे चाहते हैं कि किसी प्रकार का समझौता हो, क्योंकि समझौता होने से सैंक्शन हट जाएंगी। जो उनका पैसा फ्रीज किया हुआ है वो पैसा डिफ्रीज हो जाएगा और उनके ऊपर जो ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो उसको फायदा ही होगा। तीसरा है, अगर देखो हर युद्ध से अमेरिका के अटैक से पहले प्रोवोकेशन ईरान की तरफ से हुआ है। एमओयू के जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 के अंदर साफ तौर पे कहा था कि ईरान जो है 30 दिन के अंदर हर प्रकार के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। लेकिन इस 30 दिन के अंदर क्या उसका हक होगा शिपिंग को कंट्रोल करेंगे? इसके बारे में डिफरेंट पीपल आर इंटरप्रेटिंग इन अ डिफरेंट वे। ईरान अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहा है, अमेरिका अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहा है। हर बारी ईरान ने पहले शिप्स के ऊपर जो है, कमर्शियल शिपिंग के ऊपर हमला किया है, उसके जवाब में अमेरिका ने कार्रवाई की है। अमेरिका इस प्रोवोकेशन को बंद करेगा तो 100% बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ जो इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमला होता जा रहा है, सीरिया के ऊपर हमला हो रहा है, हमास के खिलाफ गाजा में हमला हो रहा है, पैलेस्टीन वेस्ट बैंक में हमला हो रहा है, ईरान साफ तौर पे कह रहा है ये तमाम हमले भी बंद हो। लेकिन तमाम सीज फायर के बावजूद और तमाम एग्रीमेंट्स के बावजूद, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल बाज नहीं आ रहा है। इसराइल ये कार्रवाई करता ही जा रहा है एवरी डे। इसराइल एग्रीमेंट के मुताबिक सदर्न लेबनान से उसको पुल आउट कर रहा था, अभी तक पुल आउट नहीं किया। सीरिया से पुल आउट नहीं किया और ना ही करने वाला है। इसी माफिक सदर्न लेबनान के कई जगह से वो पुल आउट नहीं करेगा। जहाँ तक गाजा का ताल्लुक है, उसने 70% गाजा को ऑक्यूपाई कर लिया है और नेतन्याहू तो 100% गाजा को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट्स को और बढ़ा रहे हैं, बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं, वहाँ लोगों को निकाल रहे हैं। असली लड़ाई जब स्टार्ट हुई थी, उसका मुख्य मुद्दा तो था वो था कि ईरान को हर प्रकार से न्यूक्लियर
हथियार बनाने से दूर रखना है। दूसरा कि ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको भी कंट्रोल किया जाए। और तीसरा जो ईरान का सपोर्ट था प्रॉक्सीज को वो बंद हो। लेकिन ये तो बैकग्राउंड में चले गए हैं। ये 60 डेज के अंदर ये चीजें सॉर्ट आउट होनी थी। अभी मुख्य मुद्दा जो बन गया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, और ये दोनों के लिए एक किस्म से ईगो इशू हो गया, दोनों के लिए एक किस्म से प्रेस्टीज इशू हो गया, और दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं। वास्तव में अगर ईरान इंटरनेशनल शिपिंग के ऊपर हमले बंद कर दे, ये नहीं कहे कि मेरे कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है, शिपिंग के ऊपर हमले बंद कर दे और शिपिंग को अलाउ कर दे, तो मुझे पक्का यकीन है कि कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा आगे बातचीत के लिए। बिल्कुल, कहने के समाधान आगे निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है सुरेंद्र जी, क्योंकि और भी ऐसे देश है जो शायद ये चाहते हैं कि ईरान परमाणु शक्ति ना बने। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से ईरान ने दोगलापन जो है वो साफ तौर पर दिखाया कि भारत के जो जहाज थे, व्यापारिक जहाज, व्यावसायिक जहाज, उन पर भी अटैक कर दिया गया, और फिर एक तरीके से कहा गया कि मैं तो एक चेतावनी दी थी, और चेतावनी के तौर पर एक छोटी सी एक फायरिंग यहाँ पर की गई थी, लेकिन उसकी वजह से जो जहाज में आग भी लग गई थी। जो दोगलापना है ईरान का वो साफ तौर पर नजर आता है। अब कुल मिला के समझा कैसे जाए इसको कि और भी ऐसे देश है जो वाकई में ये चाह रहे हैं कि अगर इस पर परमाणु आ गया तो ये कुछ भी कर सकता है फिर? नहीं, वो तो स्पष्ट ही है। देखिए, ईरान की एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। उसका ये कहना है कि वो इजराइल को बर्दाश्त नहीं करते, उसे नेस्तनाबूद करेंगे। तो अगर ईरान के पास एटॉमिक पावर आती है, तो हालांकि इजराइल पे है, लेकिन बहुत छोटा सा देश है, 90 लाख का, तो उनकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। दूसरा ये है कि अगर ईरान एटॉमिक पावर बनता है तो जो सुन्नी देश वहां पे गल्फ में हैं और जो अमेरिका के अलाइज हैं, जिन देशों पे अभी अमेरिकन अड्डों पे हमला कर रहा है ईरान, तो उन देशों के लिए भी खतरा हो जाएगा। वो ईरान उनको दबाने की कोशिश करेगा, अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ जो है ईरान की तुर्की से भी इधर सीमाएं लग रही हैं, पाकिस्तान से भी लग रही हैं। तो ईरान मुस्लिम राष्ट्रों में अपनी एक बड़ी छवि बना करके, और ये एक जो पाकिस्तान अभी एटॉमिक पावर का डर दिखाता रहता है हर समय, वो ईरान भी करेगा, ये तो निश्चित ही है। लेकिन प्रद्युमन जी, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ कोई पेच फंस गया है, क्योंकि पहले ईरान ये कहता था कि उसने एनरिचमेंट नहीं किया है, उसका जो पास डस्ट है यूरेनियम वो 40% से बिलो है, और अब वो दिखाने को भी तैयार नहीं है, वो इस बात पे बात नहीं करना चाह रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान झूठ बोलता रहा और उसने ऑलरेडी मतलब एटॉमिक पावर, एटम बम बनाने जितना एनरिच्ड यूरेनियम बना लिया है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि भाई भारत से ईरान की क्या दोस्ती है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग कहते हैं भारत ईरान की पुरानी संस्कृति है, पुरानी दोस्ती है। अरे भाई, वो पुराना तो था ही नहीं। ईरान तो पर्शिया था, वहां तो पारसी लोग रहते थे, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया। 79 में जब खेमनेई आए, उससे पहले वहां क्या था? कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि भाई ईरान भारत से दोगला हो रहा है, भारत का तो कभी था ही नहीं। बिल्कुल, किसी युद्ध में उसने भारत का सपोर्ट किया नहीं, पहलगाम में हुआ उसका उसने सपोर्ट किया नहीं, जब भी कश्मीर के मसले पे उसने कभी भारत का सपोर्ट किया नहीं। तो चूंकि भारत में मुसलमान है, ईरान में मुसलमान है, तो भारत का दोस्त हो गया ईरान। ये तो मतलब इस तरह का एक नैरेटिव कांग्रेस सिस्टम में बनाया गया कि हमारी उनसे दोस्ती, किस बात की दोस्ती है? अगर आज इंडिया को पेट्रोलियम के रिक्वायरमेंट दूसरे जगह से पूरे हो जाए, हमें क्या लेना देना है ईरान से? तो ये कहना कि ईरान से हमारी सांस्कृतिक साझेदारी है, फलानी, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। ईरान कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा, युद्ध में, संकट में कभी भारत के साथ खड़ा हुआ नहीं, और इसीलिए भारत अपने दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसका आगे के जो नतीजे हैं वो भी देखने को मिल ही रहे। ठीक, कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी ये बात तो ठीक कही आपने कि वो चीजें और वो संबंध है ही नहीं जिसका नैरेटिव जो है वो गढ़ा जाता था। लेकिन अगर आप बिल्कुल मौजूदा स्थिति की हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं से भी हल नहीं निकल रहा है, तो इसका आखिरी समाधान होगा क्या? क्या आपको लग रहा है कि चीजें अब किस ओर जाएंगी? नहीं, आपने जनरल साहब से पूछा है? नहीं, सुरेंद्र जी मुझसे है। जी जी। हाँ, नहीं, समाधान तो निकलेगा। देखिए, ईरान कब तक लड़ेगा? अब उसकी नाकेबंदी हो गई है, नाकेबंदी हो गई, उसका तेल बिकना बंद हो जाएगा। जब तेल बिकना बंद हो जाएगा तो उसके बाद बचेगा क्या? पहले भी वो MOU साइन करने के लिए इसीलिए तैयार हुआ था ना अल्टीमेटली, कि उसको ये समझ में आ गया
कि अब तुम्हारी इकोनॉमिक नाकेबंदी हो गई है, तेल तुम्हारे यहाँ से निकलेंगे नहीं जहाज। तो अगर अमेरिका हॉर्मुज को अपने कब्जे में ले लिया और वहां से जहाजों की आवाजाही उसने अपनी नेवी के अंडर में शुरू करा दी, तो उस स्थिति में जो बार्गेन पॉइंट ईरान ने बनाया है हॉर्मुज को लेकर के, वो खत्म हो जाएगा। तो उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब यह है कि वो कितना लंबा उसको खींचेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन अल्टीमेटली समझौता यही होना है कि ईरान को ये मानना पड़ेगा कि हॉर्मुज फ्री होगा और वो एक एटमी पावर शक्ति जो है वो देश नहीं बनेगा, और उसके बिना ये समझौता होगा नहीं। बाकी जो इश्यूज हैं उस पर कोई मतभेद नहीं है, कोई वो नहीं है भाई उनका रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, वो तो सब पैसे के मामले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पैसे तो गल्फ के जितने वहां पे और दूसरे कंट्रीज हैं वो भी दे सकते हैं। अमेरिका एक लेवी अलाउ कर सकता है, उनके अपने जो सीज्ड असेट हैं उनको रिलीज कर देगा, तो वो कोई विषय नहीं है। इसमें सिर्फ मुख्य बातें दो ही हैं, एक हॉर्मुज की और एक उसकी एटॉमिक पावर की। बाकी उसकी मिलिट्री क्षमता अब इतनी नहीं है कि वो आने वाले 10-20 साल तक उसी ताकत से किसी भी देश के साथ लड़ सकता है। ठीक है। और जहां तक उसके जो इजराइल से इश्यूज हैं, तो वो तो मुझे लगता नहीं कि ईरान उसमें अभी भी कुछ कर पाएगा, क्योंकि इजराइल तो कंटिन्यू कर रहा है। उसने लेबनान में करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अपना कब्जा करके चौकियां बना के वहां बैठ गया है। आधा उसने गाजा दबा लिया है। तो इजराइल तो अपने आप को मजबूत करता जा रहा है इनके। बिल्कुल, लेकिन ईरान की स्थिति जो है वो बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। सहगल जी, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र जी लगातार कह रहे हैं कि आर्थिक किलेबंदी जिस तरीके से उसकी की जा रही है, तो उसके पास तो अब कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, तो कुल मिला के उसे आखिरकार एमओयू पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। देखो, इट्स अ फैक्ट कि जहां तक ईरान की क्षमता है, ईरान की क्षमता काफी ज्यादा कम हो गई है। खास करके जब नदन ईरान के अंदर 900 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, उनके जो कोस्ट लाइन से 900 किलोमीटर की दूरी के ऊपर उन्होंने 2 रेल ब्रिजेस बर्बाद कर दिए। वो कैस्पियन सी के माध्यम से उनका कॉन्टैक्ट था चाइना के साथ में, नॉर्थ कोरिया के साथ में, रशिया के साथ में, और वो इनको ऑयल सप्लाई कर रहे थे और उनसे असला वगैरह और वेपन वगैरह आ रहा था। खास करके रशिया से कुछ ड्रोन तो कुछ मिसाइल्स वगैरह आ रहे थे। वो रास्ता कम्प्लीटली बंद हो गया। सो एज फार एज उनकी सोर्स ऑफ इनकम कम्प्लीटली खत्म हो गई है। उसके माध्यम से वो बड़े बड़े पैमाने पर तेल अभी भी बेच रहे थे, तो तेल बेचना बंद हो गया है। दूसरा, उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेड से तेल बंद हो गया है। तीसरा, जो अगर अमेरिका ने दोबारा हमले किए, उनके पुल बर्बाद कर दिए, उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, उनके डिसलाइजेशन प्लांट्स को बर्बाद कर दिया, उनकी बिजली को बर्बाद कर दिया, तो वास्तव में कहीं ना कहीं इसके नतीजे जो है वो ईरान के लिए आने वाले समय में घातक होंगे। फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि अब जो आग लगातार एक बार फिर से धधक रही है, कहीं ना कहीं ईरान के लिए खतरनाक चेतावनी के तौर पर साफ तौर पर सामने आ रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।